हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। मैं हूं विशाल सेंगर। आज हम जानेंगे आईपीएल मेगा ऑक्शन के बारे में। जानेंगे इसकी पूरी प्रोसेस क्या है और कैसे खिलाड़ियों को खरीदा और बेचा जाता है। आज हम जानेंगे श्रीसंत और सुरेश रैना को इस बार आईपीएल में क्यों नहीं लिया गया है और ये भी जानेंगे कि आईपीएल फ्रेंचाइजी जो पानी की तरह खिलाड़ियों पर पैसा लुटाती है वो अपना प्रॉफिट कमाती कैसे है। तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, आईपीएल मेगा ऑक्शन 2022 इस बार 12 और 13 फरवरी को हुआ था। इसमें इस बार 10 फ्रेंचाइजी टीमों ने अपने अपने दांव आजमाए। लखनऊ और अहमदाबाद 2 नई टीमें आईपीएल का हिस्सा भी बनी हैं। दोस्तों, आईपीएल के प्रत्येक सीजन में सभी फ्रेंचाइजीज के पास खिलाड़ियों को खरीदने के लिए एक निश्चित बजट होता है। इस बजट को पर्स कहा जाता है। इस पर्स की रकम हर सीजन में बढ़ती जा रही है। पिछले सीजन में यह पर्स 85 करोड़ का था और इस बार ये पर्स 90 करोड़ का था। इस पर्स की रकम इतनी कम इसलिए रखी जाती है ताकि कोई एक फ्रेंचाइजी जो ज़्यादा अमीर है वो अच्छे प्लेयर्स को खरीद कर ना ले जाए। दोस्तों, अब बात करते हैं रिटेन प्लेयर्स की। ये वो प्लेयर्स होते हैं जिनको फ्रेंचाइजी हर हाल में अपने पास रखना चाहती है और इन्हें बेचना नहीं चाहती। रिटेन प्लेयर्स को मेगा ऑक्शन से पहले ही रिटेन कर लिया जाता है और इन्हें हम रिजर्व प्लेयर्स भी कह सकते हैं। प्लेयर्स को रिटेन करने के लिए कुछ नियम होते हैं। ये नियम होते हैं कि कोई भी टीम 4 खिलाड़ी को ही रिटेन कर सकती है। इसमें 3 इंडियन प्लेयर और 1 विदेशी प्लेयर शामिल हो सकता है या फिर 2 विदेशी प्लेयर और 2 इंडियन प्लेयर्स को लिया जा सकता है। लेकिन एक बात और है जो इसमें ध्यान रखनी होती है कि प्लेयर को रिटेन करने पर टीम के पर्स से रकम कटने लगती है, इसलिए फ्रेंचाइजी कम ही प्लेयर्स को रिटेन करती है। मान लीजिए मुंबई इंडियंस पर 90 करोड़ का पर्स है, तो अगर वो 4 प्लेयर्स को रिटेन करती है तो 42 करोड़ रुपए पर्स से कम हो जाएंगे और मुंबई इंडियंस पर अब 48 करोड़ रुपए ही पर्स में बचेंगे, जिनसे वो ऑक्शन में जाएगी और प्लेयर्स को खरीदेगी। अगर मुंबई इंडियंस 3 प्लेयर को रिटेन करती है तो पर्स से 33 करोड़ रुपए कम हो जाएंगे। 2 को रिटेन करती है तो 24 करोड़ और 1 प्लेयर को रिटेन करेगी तो 14 करोड़ कम हो जाएंगे। इस बार रिटेन प्लेयर्स की लिस्ट दिसंबर में ही तैयार हो गई थी और इसमें कई टीमों ने अपने आधे से ज़्यादा पर्स को खाली कर लिया था। दोस्तों, अब बात करते हैं मेगा ऑक्शन की। दोस्तों, इसमें सबसे पहले 10 मार्की प्लेयर्स को खरीदा जाता है। मार्की प्लेयर्स वो खिलाड़ी होते हैं जिन्हें हर फ्रेंचाइजी टीम खरीदने के लिए आतुर रहती है, क्योंकि इन प्लेयर्स का परफॉर्मेंस बीते 1 साल में बहुत अच्छा होता है। ये इंटरनेशनली ऑलराउंडर प्लेयर्स होते हैं। इस बार के मार्की प्लेयर्स शिखर धवन, मोहम्मद शमी, श्रेयस अय्यर, आर अश्विन और फॉफ डु प्लेसिस जैसे खिलाड़ी थे। मार्की प्लेयर्स के बाद ही बाकी के प्लेयर्स को खरीदा जाता है। अब जानते हैं कि प्लेयर्स ऑक्शन में शामिल कैसे होते हैं। दोस्तों, सभी प्लेयर्स जो आईपीएल खेलना चाहते हैं उन्हें सबसे पहले ऑक्शन में शामिल होने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। फिर इनको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। इस बार 1200 प्लेयर्स ने अपना नाम दिया था, जिसमें से 590 प्लेयर्स ही शॉर्ट लिस्ट हुए थे, जिसमें 370 इंडियंस प्लेयर्स थे और 220 विदेशी प्लेयर्स थे। दोस्तों, आईपीएल ऑक्शन में 3 तरह के प्लेयर्स होते हैं, एक कैप्ड प्लेयर, एक अनकैप्ड प्लेयर और एक विदेशी प्लेयर्स। कैप्ड प्लेयर्स वो प्लेयर्स होते हैं जो इंडिया की ओर से इंटरनेशनल मैच खेल चुके होते हैं। अनकैप्ड प्लेयर्स वो प्लेयर्स होते हैं जो कोई भी इंटरनेशनल मैच अभी तक नहीं खेले हों। तीसरे विदेशी प्लेयर्स होते हैं जो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड जैसी टीमों से होते हैं। आईपीएल के ऑक्शन में इन प्लेयर्स के लिए एक बेस प्राइस होता है। ये बेस प्राइस प्लेयर्स खुद अपनी योग्यता के अनुसार तय करते हैं। मिनिमम बेस प्राइस 10 लाख और मैक्सिमम बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए तक का होता है। लेकिन कभी कभी इसमें खिलाड़ियों का नुकसान हो जाता है। वो ये कि अगर वे अपनी वैल्यू ज़्यादा रख देते हैं तो हो सकता है कोई फ्रेंचाइजी उन्हें खरीदे ही ना। ऐसा प्लेयर्स की परफॉर्मेंस बेस्ड या फ्रेंचाइजी के लिमिटेड पर्स की वजह से होता है। अब सुरेश रैना को ही देख लीजिए, उन्होंने अपना बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए रखा था। इतना हैवी प्लेयर होने के बाद भी उन्हें कोई भी फ्रेंचाइजी ने नहीं खरीदा और सुरेश रैना अनसोल्ड हो गए। इसका मतलब अब वे इस सीज़न में आईपीएल नहीं खेलेंगे। इससे उनके फैंस सीएसके से नाराज हैं, क्योंकि सीएसके ने आखिरी टाइम तक रैना को नहीं लिया। दूसरी ओर श्रीसंत को 2021 के बाद 2022 में भी निराशा हाथ लगी, क्योंकि इस साल भी उन्हें 50 लाख के बेस प्राइस पर रखने पर भी नहीं खरीदा गया। इसकी वजह नए प्लेयर्स को खरीदने के लिए ज़्यादा इंटरेस्ट होना हो सकता है। दोस्तों, मेगा ऑक्शन कंप्लीट होने के बाद 2 कैटेगरी बन जाती हैं, एक सोल्ड प्लेयर और एक अनसोल्ड प्लेयर। सोल्ड प्लेयर में वो प्लेयर्स आ जाते हैं जो बिक चुके होते हैं और अनसोल्ड प्लेयर में वो प्लेयर्स आ जाते हैं जो नहीं बिके होते हैं। पहले ऐसे प्लेयर्स को दोबारा बेचने के लिए रख दिया जाता था, लेकिन अब अनसोल्ड प्लेयर को बेचा नहीं जाता है। दोस्तों, अब जानते हैं कि एक टीम में अधिकतम कितने प्लेयर्स हो सकते हैं। दोस्तों, एक टीम में मैक्सिमम 25 और मिनिमम 18 प्लेयर्स हो सकते हैं और आईपीएल की एक टीम में 8 खिलाड़ी ही विदेशी हो सकते हैं।
और जब टीम मैच खेलने के लिए मैदान पर उतरती है तो अधिकतम 4 विदेशी खिलाड़ी ही प्लेइंग 11 में शामिल हो सकते हैं, बाकी सब इंडियन प्लेयर्स ही होते हैं। दोस्तों अब जानते हैं कि आईपीएल फ्रेंचाइजी टीम जो पानी की तरह खिलाड़ियों पर पैसा बहा देती है वो कैसे प्रॉफिट कमाती है। आइए समझते हैं। दोस्तों आईपीएल में पहले 8 टीमें हुआ करती थी। 2022 में इनकी संख्या बढ़कर 10 हो गई है। इन टीमों के मालिक या तो एक सिंगल बिजनेसमैन का ग्रुप हो सकता है या फिर 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर इन्हें खरीदते हैं। बीसीसीआई इन फ्रेंचाइजीज को बेचता है। अभी हाल ही में बीसीसीआई ने लखनऊ और अहमदाबाद की फ्रेंचाइजी को बेचा है। लखनऊ की फ्रेंचाइजी संजीव गोयनका के आरजीएसजी ग्रुप ने 7,090 करोड़ में, जबकि अहमदाबाद की फ्रेंचाइजी सीबीसी इंटरनेशनल ने 5,625 करोड़ रुपए में खरीदी है। इस रकम को 1/10 भाग हर साल ये कंपनियां बीसीसीआई को देती रहेंगी। इस तरह 10 साल में पूरी रकम भरना होती है। अब जानते हैं फ्रेंचाइजी कमाती कैसे है। फ्रेंचाइजी के 2 तरह से कमाई होती है, एक सेंट्रल और एक लोकल। सेंट्रल में बीसीसीआई का टोटल जो मुनाफा आईपीएल में होता है उसका 50% हिस्सा हर फ्रेंचाइजी में बराबर बांट दिया जाता है। इसमें बीसीसीआई सबसे ज़्यादा पैसे कमाती है क्योंकि ब्रॉडकास्ट और टीवी पर आने वाले ऐड का राइट्स बीसीसीआई पर ही होता है। 2018 से 2022 तक ब्रॉडकास्ट करने का राइट स्टार्स चैनल को दिया हुआ था बीसीसीआई ने। इन सब में होने वाले प्रॉफिट का आधा हिस्सा सभी फ्रेंचाइजीज़ को बांट दिया जाता है। और फ्रेंचाइजीज़ को जो दूसरा प्रॉफिट होता है वो होता है लोकल, जिसमें फ्रेंचाइजीज़ अपने मैचों के टिकट के दाम खुद तय करती हैं, खिलाड़ियों की जर्सी पर लगने वाले एडवर्टाइजमेंट से पैसा कमाती हैं, स्पोर्ट्स की चीज़ें बेचने में और स्पॉन्सरशिप से भी पैसा कमाती हैं। इस तरह फ्रेंचाइजीज़ अपना पूरा प्रॉफिट निकाल लेती हैं। दोस्तों अब जानते हैं कि भारतीय प्लेयर्स विदेशी लीग में क्यों नहीं खेलते हैं। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि बीसीसीआई इंडियन प्लेयर्स से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराती है जिसमें साफ लिखा होता है कि इंडियन प्लेयर्स विदेशी लीग में नहीं खेल सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर इंडियन प्लेयर्स विदेशी टीमों में खेलने लगेंगे तो बीसीसीआई का दबदबा कम हो जाएगा और हो सकता है कि आईपीएल की इम्पोर्टेंस भी खत्म हो जाए, क्योंकि इंडियन प्लेयर्स के खेलने से इंडिया के दर्शक भी विदेशी लीग में इंटरेस्ट लेने लगेंगे और पूरी की पूरी आईपीएल बिजनेस स्पॉन्सरशिप भी विदेशी लीगों को मिलने लगेगी। हालांकि इंडियन प्लेयर्स को विदेशी लीग नहीं खेल पाने का एक नुकसान भी है और वो है कि इंडियन प्लेयर्स विदेशी पिचों पर खेलने का ज़्यादा अनुभव नहीं ले पाते, जो हमें बड़े बड़े टूर्नामेंट को जीतने में बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर देता है। दोस्तों आईपीएल मेगा ऑक्शन पर हमारी ये डॉक्यूमेंट्री आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और अगर कोई क्वेरी हो तो लिखकर ज़रूर पूछें। धन्यवाद।